नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेंट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 59 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 59 का जो पहला क्वेश्चन है कि चिल्का झील भारत की किस राज्य में स्थित है। तो अगर बात करें चिल्का झील की, तो चिल्का झील भारत की उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें चिल्का झील, तो ये भारत की उड़ीसा राज्य में लोकेटेड है। इस बात को तो आपको पता चल गया, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो तटीय झील है वो भी आपकी चिल्का झील है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील भी आपकी चिल्का झील है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे एक बार ये पूछा गया था कि भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित या कृत्रिम झील इसको कहा जाता है, वो कौन सी है। तो है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि मानव के द्वारा बनाई गई है। वो है आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो लोनार लेक की अगर बात करें तो ये भारत की महाराष्ट्र जिले में, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और महाराष्ट्र का एक जिला है बुलढाणा, तो बुलढाणा जिले में ये पड़ती है लोनार झील। अगर आप भी एस्पिरेंट नवंबर की तैयारी कर रहे हो और अभी भी एस्पिरेंट नवंबर में क्लियर करना चाहते हो, हमसे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं 7876145409। हमारे पास आपके लिए वो हैंड रिटन नोट्स है जिससे हजारों बच्चे अपने एस्पिरेंट परीक्षा को क्वालिफाई कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भारत की वो कौन सी झील है जिसका निर्माण एक उल्का पिंड के पृथ्वी के टकराने से हुआ है। तो एक मेट्रॉइड से आया और वो पृथ्वी से टकरा गया, जिसके कारण एक झील का निर्माण हुआ। तो वो है आपकी लोनार झील। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि आपकी अनंतनाग झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, विशन सागर। तो याद रखना, जितने भी जिसमें नाग नाग आ रहा है, अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, नागिन झील, विशन सागर झील, मानसबल झील, ये सभी झीलें जो है वो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर होता है मीठे पानी की झील। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, डल झील ये कहाँ पे, तो ये भी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। ये भी आपको डल लेक के बारे में भी आपको याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया था एक बार परीक्षा में कि भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है। तो भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है वो है आपकी चोलामू झील। चोलामू झील, जिसे तसोलामो भी कहा जाता है, इसकी हाइट जो है वो 17,487 फीट है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो भारत की अगर सबसे लंबी की बात करें तो भारत की सबसे लंबी झील है वो है वेमनाड, जो कि केरल राज्य में स्थित है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। वेयर इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन इंडिया। तो भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, कहाँ पर है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ये है आपका बेरन द्वीप पर, जिसका नाम है बेरन ज्वालामुखी। तो अगर बात करें वेरन वोल्केनो की, वेरन ज्वालामुखी की, तो ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, बात करें यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा था कि जो आपका नारकोंडम ज्वालामुखी है वो कहाँ पर है। तो नारकोंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। ये भी अंडमान निकोबार में है। ये अभी आपको डिटेल से याद रखना है। लेकिन वेरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि अंडमान निकोबार बेरन द्वीप पर स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। लेकिन अब क्वेश्चन पूछने वाला वर्ल्ड लेवल पे क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो किलायु है वो कैसा ज्वालामुखी है। तो किलायु आपका यूएसए में है और ये विश्व का सबसे अधिक सक्रिय होने वाला, सक्रिय होता है जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो सबसे अधिक एक्टिव वोल्केनो जो दुनिया के अंदर है वो आपका किलायु है। तो किलायु ज्वालामुखी सबसे अधिक सक्रिय होने वाला, सबसे अधिक फटने वाला ज्वालामुखी है।
ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि स्ट्रोम्बोली वोल्केनो कहाँ पर है यार। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली की बात करें तो स्ट्रोम्बोली वोल्केनो जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है स्ट्रोम्बोली, जो कि इटली में है। तो इटली के सिसिली द्वीप पे, इटली का एक सिसिली द्वीप है, वहाँ पे है आपका स्ट्रोम्बोली वोल्केनो। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो है कोटोपैक्सी। तो कोटोपैक्सी की बात करें, ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित एक है दुनिया का सबसे अधिक सक्रिय होने वाला, वो किलायू मैंने आपको पढ़ा दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कि विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो है भाई ओजोस डे सलाडो। क्या नाम है? ओजोस डेल सलाडो। और ये अर्जेंटीना और चिली 2 देशों के बीच पड़ता है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एकांगुआ वोल्केनो कहाँ पर है। तो एकांगुआ वोल्केनो की बात करें तो ये एंडीज पर्वतमाला में है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। एंडीज पर्वतमाला की बात करें, पर्वतमाला होता है माउंटेन रेंज, जो बहुत सारे पर्वतों से बनी हुई एक श्रृंखला होती है। तो दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर किताब के लेखक कौन है। देखिए, पहले भी हमने किसी पार्ट में क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। वो इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ फ्रीडम फ्रॉम फियर। देखिए, अगर बात करें फ्रीडम फ्रॉम फियर की, तो इस किताब को जो लिखा गया था वो आंग सान सू की के द्वारा लिखा गया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो आंग सान सू की बात करें तो इनकी एक बुक है आपका फ्रीडम फ्रॉम फियर। देखिए, फ्रीडम फ्रॉम फियर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बुक आपको याद रखनी है, आंग सान सू की। सर, इन्होंने तो ये बुक लिखी थी, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी किताबें जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में एक नाम दे रखा है बाल गंगाधर तिलक। देखिए, अगर बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो इनको लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। कल ही मैंने पिछले वाले वीडियो में बोला था कि लोकमान्य के नाम से भारत में किसे जाना जाता है, तो लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। और बात करें आपके बाल गंगाधर तिलक की, तो इनकी 2 पत्रिकाएं थी। एक थी केसरी, जो कि आपकी इनकी एक थी मराठा। तो 2 पत्रिकाएं इनकी थी, केसरी और मराठा। जो तो आपकी मराठी भाषा में थी वो केसरी थी, और अंग्रेजी भाषा में इनकी मराठी थी। तो ये दोनों आपको याद रखना है। दोनों ये भी पूछा गया है कि केसरी किस भाषा में लिखी थी, और जो इनकी मराठा है वो किस भाषा में लिखी थी। तो केसरी और मराठा दोनों आपको डिटेल से याद रखना है, बेहतर तरीके से याद रखना है। दोनों के दोनों ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ किताबों को और मैं यहाँ से पढ़ा लेता हूँ। जैसे कि आपकी पंचतंत्र किताब के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है विष्णु शर्मा। उसी प्रकार आपका एक है हुमायूं नामा जो बुक है उसके है गुलबदन बेगम। उसी प्रकार एक बुक और है जो कि बार बार टेट परीक्षाओं में या अन्य परीक्षाओं में पूछी जा रही है, अर्थशास्त्र जो बुक है वो चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। अगर बात करें यामा की, तो यामा जो बुक है वो महादेवी वर्मा ने लिखी है। मुद्रा राक्षस जो किताब है वो लिखी है विशाखा दत्त। बहुत दफ़ा ये भी पूछी गई है। तो जो भी आपसे परीक्षाओं में पूछी गई है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट होती है, और आपको इन सभी को याद करे हुए जाना है। और क्योंकि यहाँ से कोई सा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे कि आपके रविंद्रनाथ टैगोर को तो आप अक्सर जानते हैं, इनके द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई है। इन्होंने गार्डनर लिखी है, गोरा लिखी है, हुंगरी स्टोन्स लिखी है, चंडालिका लिखी है। इनके द्वारा आपका चित्रगंधा लिखी है, गीतांजलि लिखा गया है, विसर्जन। तो ये सारी किताबें जो लिखी है वो आपके किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा लिखी गई है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली है। तो रविंद्रनाथ टैगोर वही व्यक्ति जिनको दुनिया के अंदर एशिया में सर्वप्रथम, तो पहले एशिया जिनको पूरे एशिया और पूरे भारत में सबसे पहले क्या मिला था, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। इनके बारे में आपने ये बात भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन अडॉप्ट एंड प्रोटेक्शन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने कब स्वीकृत और घोषित किया। तो जो मानव अधिकार की जो सार्वभौमिक घोषणा थी, उसको जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा
वो जो महासभा है उन्होंने इसको कब स्वीकृत किया, तो ये क्या था 10 दिसंबर 1948 को। और आप सब लोग जानते हैं कि 10 दिसंबर को आपका ह्यूमन राइट्स डे भी मनाया जाता है। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। तो अगर बात करें 10 दिसंबर की, तो 10 दिसंबर को आपका ह्यूमन राइट्स डे भी मनाया जाता है, जिसको आप कहेंगे आपका मानव अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस या विश्व मानव अधिकार दिवस, आप लोग जरूर इसको कहेंगे। देखिए क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि विश्व एड्स दिवस कब होता है। तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। देखो दिसंबर आज थोड़ा सा कर लेते हैं, तो विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को होता है। बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका नागरिक सुरक्षा दिवस कब होता है। तो नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर, लेकिन 4 दिसंबर को भी कुछ मनाया जाता है। 4 दिसंबर को आपका भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारत की जो नौसेना है उनका दिवस आपका 4 दिसंबर को होता है। उसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका विजय दिवस कब होता है। तो विजय दिवस एक है कारगिल विजय दिवस। देखो कारगिल विजय दिवस अलग है। कारगिल विजय दिवस जो मनाया जाता है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन एक विजय दिवस दूसरा है वो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर बात करें राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल आपका जो गणित दिवस है वो आपका 22 दिसंबर को होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। 23 दिसंबर को जो आपका मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय किसान दिवस। और अगर बात करें राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की, तो वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, बेहतरीन तरीके से याद रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन देखो परीक्षाओं में काम आने वाले हैं, एंड सभी क्वेश्चन को आप डिटेल से याद रखिए। हर एक क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में नंबर दिलाने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द चिपको मूवमेंट स्टार्ट। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ। तो चिपको आंदोलन की बात करें तो असल में ये आंदोलन 1973 में हुआ था। ऑप्शन ए के साथ हम यहाँ पे जाने वाले हैं। देखिए इसको चिपको नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि लोग उस समय पेड़ से चिपक गए, इसीलिए इस मूवमेंट का नाम चिपको मूवमेंट दे दिया। ये कहाँ पे हुआ था चिपको मूवमेंट, तो भारत के उत्तराखंड राज्य में, जो उस समय उत्तर प्रदेश का जो है वो हिस्सा हुआ करता था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चिपको आंदोलन है वो उत्तराखंड में कहाँ से शुरू हुआ था। तो आपको ये बात याद रखनी है, उत्तराखंड के चमोली जिले से, और चमोली जिले में भी कहाँ एक गांव था रैनी गांव, वहाँ से शुरू हुआ। देखिए इसका जो नेतृत्व किया था, चिपको आंदोलन को जो लीड किया था, वो सबसे मुख्य नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। क्या नाम था, आपको याद रखना है इनका नाम। तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा इसको लीड किया गया था, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। इसके अलावा गौरा देवी का नाम भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और एक और थे इनके साथ चंडी प्रसाद भट्ट, इनका नाम भी आपको डिटेल से याद रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चिपको मूवमेंट के बाद चलते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है फ्रीडम इज टू माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, हु सेड दिस। तो ये बात किसने कही है कि स्वराज, स्वतंत्रता या स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये स्लोगन जो दिया है कि फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, हु सेड दिस, तो ये कहा है आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कि स्वराज मेरा जो है वो जन्मसिद्ध अधिकार है। देखिए नारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम यहाँ पे लाला लाजपत राय भी दिया गया है। इन्होंने कोई नारा दिया, जी हाँ बिल्कुल, इन्होंने नारा दिया है कि साइमन कमीशन वापस जाओ, और एक नारा इन्होंने दिया है कि मेरे सर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। तो दो नारे आपके लाला लाजपत राय के द्वारा दिए गए हैं। पटाखे बहुत फट रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं दिवाली है, तो इसके लिए मैं क्षमा आपसे चाहूँगा। अब बैकग्राउंड में ये अगर आपको ये वॉइस आती है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अच्छा, बहुत दफ़ा बोला जाता है कि महात्मा गांधी के द्वारा कौन कौन से नारे दिए गए। तो महात्मा गांधी ने नारा दिया करो या मरो, हे राम और भारत छोड़ो। तो करो या मरो, हे राम और भारत छोड़ो का जो नारा दिया है वो महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए थे। तो ये सारे नारे आपको डिटेल से याद रखने हैं, बेहतर तरीके से याद रखने हैं। और तो एक नारा और है, और वो नारा है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो जो ये नारा दिया है वो दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। एक नारा और है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जय जगत। जय जगत नारा दिया है विनोबा भावे। किसके द्वारा दिया गया है, याद रखना है। तो विनोबा भावे के द्वारा एक नारा दिया है जिसका नाम है जय जगत। एक नारा है आपको याद रखना है, जय जवान जय किसान। ये 1965 में जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था वो दिया था आपका लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। महात्मा गांधी हो गया आपका हे राम, करो या मरो, भारत छोड़ो, इन्होंने नारे दिए थे। एक नारा है
और वो आप सोचेंगे कि सर ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार टेट परीक्षाओं में आ रहा है। वो है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिया है वो दिया है जयप्रकाश नारायण साहब के द्वारा। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब भारतीय संविधान बना तो उस समय मतदाता बनने के लिए आयु सीमा क्या थी? व्हाट वाज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर वोटिंग व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड? तो जब भारत का संविधान बना तो उस समय मतदाता के लिए आप 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए थी, लेकिन अब 21 से कितना कर दिया, 18। अब 21 से 18 किया तो किसी ना किसी संविधान संशोधन के तहत क्या होगा, कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ होगा। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भारत में एक 61वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि आपका 1988 के पास होता है। तो 1988 के तहत ये आया था 61वां संविधान संशोधन, और इसी के तहत जो वोटिंग छोड़ने की जो उम्र है ना यार, वो 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। इस बात को आपने याद रखना। और वर्तमान समय में जो वोट छोड़ने की उम्र है वो 18 साल है, लेकिन पहले जो होती थी वो 21। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1988 आया और इसके तहत यहाँ पे जो है अब इसको चेंज कर दिया गया कि भाई 18 वर्ष वाले भी वोट छोड़ सकते हैं। अच्छा, भारत के जो चुनाव आयोग है उसकी बात कहाँ से कहाँ तक होती है? तो आर्टिकल 324 से 329 ये बात करता है चुनाव आयोग की। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, बेहतर तरीके से याद रखनी है। अगर आप ये बात बेहतर तरीके से याद नहीं रखोगे तो दिक्कत आपको आने वाली है। तो हर एक बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से बेहतर तरीके से याद रखिए, बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं। देखिए, अगर बात करिए भारत के चुनाव आयुक्त की, तो ज्ञानेश कुमार जी भारत के वर्तमान में चुनाव आयुक्त है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, बेहतर तरीके से याद रखनी है। तो चलिए एक नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? देखिए, आपको ये बात याद रखनी है कि जो ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है ना, मूवमेंट होती है, वो पृथ्वी की कौन सी गति के कारण होता है? देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये परिक्रमण के कारण होता है। अगर पृथ्वी जो रेवोल्यूशन कर रही है उसके कारण ही जो है पृथ्वी में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ऋतुएं जो आपकी बदलती रहती है, आप सब लोग जानते हैं कि कभी कभार सर्दी आ जाती है, कभी गर्मी आ जाती है। तो ये पृथ्वी जो घूम रही है, पृथ्वी में जो घूर्णन हो रहा है, ये जो है वो किसके कारण हो रहा है? आपका रेवोल्यूशन के कारण हो रहा है। ऑप्शन बी के साथ हम जाने वाले हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, इसके कारण भी ऋतु परिवर्तन होता रहता है। अच्छा दोस्तों, अगर बात करें पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस पे कितनी झुकी हुई है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, और पूछा गया है, पूछा जा सकता नहीं। तो पृथ्वी अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। उसी प्रकार पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो पृथ्वी है वो उसका जो परिक्रमण काल है, उसका जो सूर्य के बाहर एक चक्कर जो घूमने का जो है वो कितने समय पे वो परिक्रमा करता है? तो सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी जो है वो 365 दिन, 5 घंटे और आपके 48 सेकंड लगाते हैं, 48 मिनट और 40 सेकंड। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 40 सेकंड का समय पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने को लगाती है। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है, जिसका नाम है चंद्रमा। और एक बार बड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस उपग्रह को रात की रानी कहते हैं? बोले भैया हमको तो पता ही नहीं है रात की रानी किसको कहते हैं। तो रात की रानी जो है वो आपके चंद्रमा को कहा जाता है। ये बात आपको डिटेल से बेहतर तरीके से याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार इस क्वेश्चन को बताते हुए मैं थक गया हूँ बताते बताते। तो अगर इस बार भी आपने गलती करी तो फिर अब आपका फ्री का नंबर जाने वाला है। तो चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि कर्क रेखा निम्न में से कौन से भारतीय प्रदेश से नहीं गुजरती है? विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पास थ्रू? तो देखो, आप सभी लोगों को पता है उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं जाती है, मध्य प्रदेश से भी जाती है, गुजरात से भी जाती है, झारखंड से भी जाती है। लेकिन ये तीन हमने कैसे याद करे? इतने कॉन्फिडेंट हो के मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसके आंसर से आपको बता रहा हूँ। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक ट्रिक के थ्रू बता रहा हूँ, और इस ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा झार। आपको भी ये याद रखना है। अच्छा, ये इसका मतलब क्या होता है मित्र पर गमछा झार? तो मित्र से दो राज्य बनेंगे, मिजोरम और त्रिपुरा। तो मिजोरम और त्रिपुरा, पर से बनेंगे पश्चिम बंगाल, और रॉ से बनेगा राजस्थान। गमछा से गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ नंबर 7, और झारखंड बोले 8। तो मित्र से मिजोरम और त्रिपुरा, पर से पश्चिम बंगाल और राजस्थान, गमछा से गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। तो ये सारे राज्य आपको याद रखने हैं। और भारत का ऐसा राज्य
जिससे जिससे कर्क रेखा का सबसे अधिक विस्तार है। तो मध्य प्रदेश से कर्क रेखा सबसे ज़्यादा गुजरती है और सबसे कम जो गुजरती है वो आपके राजस्थान से गुजरती है। तो आपको ये याद रखना है। मित्र से बोले मिजोरम और त्रिपुरा, पर से बोलेंगे पश्चिम बंगाल और राजस्थान, गमछा से गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झाड़ से झारखंड। सर सारी की सारी बातें हमने यहाँ से डिटेल से चेक कर ली है, उनको याद कर लिया है। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन परीक्षाओं में और पूछा जाता है, सर ऐसा क्या पूछा जाता है जो आप बोल रहे हो कि जो कर्क रेखा है उसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। और कर्क रेखा की बात करूं तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अक्षांश होता है नॉर्दर्न लैटिट्यूड। तो 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड में, आपकी नॉर्दर्न लैटिट्यूड में जो है वो आपकी कर्क रेखा है। उसी प्रकार अगर बात करें मकर रेखा को, तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पापो। कौन सी है? लिम्पापो है। और अगर बात करें आपका भूमध्य रेखा को, तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो। कौन सी है? कांगो। तो कर्क को काटा माही ने, मकर को काटा लिम्पापो ने, और आपका भूमध्य रेखा को, इक्वेटर को, भूमध्य रेखा को जो काट रही है ना, वो कौन सी है? तो वो है आपकी कांगो नदी। तो आज के लिए इतना ही। आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हर हर महादेव।